हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगैन। आज हम पढ़ते हैं फ्यूरान के प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ बातें। इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्यूरान, और उसी स्ट्रक्चर के ऊपर और इन जानकारियों के ऊपर बेस करके हम आगे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ फ्यूरान के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ। आइए जान लेते हैं फ्यूरान के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स। देखिए, फ्यूरान जो है वो ट्रीटेड हीट ट्रीटेड कमर्शियल फूड्स, यानी जो तेज़ गरम करके जो प्रोसेस्ड फूड बनते हैं, जो डिब्बाबंद फूड होते हैं या प्री हीटेड जो फूड होते हैं, पहले से बनाए हुए तेज़ आंच पे तेज़ गर्मी में जो फूड बनाए हुए होते हैं और डब्बाबंद आते हैं, या फिर आपकी होम डिलीवरीज या रेस्टोरेंट में आप खाते हैं, उसके अंदर थर्मल डिग्रेडेशन होने की वजह से। थर्मल डिग्रेडेशन किसका? नेचुरल जो कंपाउंड्स हैं, नेचुरल फूड में जो जो कंपाउंड्स उपस्थित हैं उनका जो थर्मल डिग्रेडेशन होता है, यानी तेज़ ताप से जो वो छोटे दूसरे कंपाउंड्स में टूट जाते हैं, उससे फ्यूरान बनता है। और जिस तरह से कि रोस्टेड कॉफ़ी में ये पाया जाता है, बेबी फूड्स जो प्रोसेस्ड बच्चों के डब्बाबंद फूड होते हैं उनमें जो तेज़ आंच में बनाए जाते हैं, इसी तरह से तरह तरह के दूसरे जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो तेज़ आंच में पहले से बनाए जाते हैं और फिर हम बाद में उसे घर पर लाकर खाते हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हैं, जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक तरीक़ों से जो खाना बनाया हुआ नहीं होता, उनमें फ्यूरान की मात्रा ज़्यादा होती है। फ्यूरान से कभी कभी एलर्जी हो जाती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम यानी खाद्य नली में प्रॉब्लम होती है, लिवर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, ट्यूमर कॉजिंग हो सकता है। कुल मिलाकर ये जो है हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता अगर एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा ये बॉडी में पहुंच जाता है। इसीलिए जब फ्यूरान के साथ हम काम करते हैं लैब वगैरह में, यदि हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे हमें बचना चाहिए। और दूसरा जो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि प्रोसेस्ड फूड यानी अप्राकृतिक जो ट्रेडिशनल फूड बनाने का तरीका, खाना बनाने का तरीका है पारंपरिक, वो ज़्यादा सेफ़ है, ना कि जो हाई हीट में बना हुआ प्रोसेस्ड फूड जो मिलता है मार्केट में वो। आपकी स्क्रीन पे है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्यूरान के बारे में कुछ जानकारियाँ। ये देखिए, फ्यूरान आपको मालूम ही है कि ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और इसमें जो हेट्रो एटम है वो ऑक्सीजन है, और ये 5 सदस्यीय वलय है जिसमें 4 कार्बन हैं और इन चारों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है। ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। और इसके अलावा आप ये जानते हैं कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला हकल्स रूल को फॉलो करता हुआ एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कलरलेस है यानी रंगहीन है, हाईली जो वॉलेटाइल यानी बहुत ज़्यादा वाष्पशील लिक्विड है, ये द्रव है, फ्लैमेबल है यानी आग पकड़ लेता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका -85.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 31.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये सॉल्युबल घुलनशील है अल्कोहल में, ईथर में, एसीटोन में, परंतु जल में ये स्लाइटली सॉल्युबल यानी कम घुलनशील है। ये टॉक्सिक है और ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है, यानी विषैला है, और ये कैंसर कॉजिंग यानी कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है, और इसीलिए सावधानी से इसका उपयोग करना चाहिए। इसके साथ जब काम करते हैं लैब में तब सावधानी से करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आपके स्क्रीन पे है फ्यूरान और थायोफीन। दिस इज़ फ्यूरान एंड दिस इज़ थायोफीन। और फ्यूरान दोनों को इकट्ठे स्क्रीन पे इसलिए दिखाया गया है क्योंकि आपको मालूम है कि फ्यूरान और थायोफीन में जो ऑक्सीजन और सल्फ़र हैं, ये दोनों के दोनों 6 ग्रुप एलिमेंट्स हैं। एक ही ग्रुप को ये
बिलोंग करते हैं 6th ग्रुप को, और इसलिए इनके जो गुण होते हैं वो मिलते जुलते हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि इनके जो हेट्रोसाइक्लिक यौगिक हैं, जिसमें एक में सल्फर और दूसरे में ऑक्सीजन है, वो भी मिलते जुलते होंगे, जबकि इनके बेसिक गुण में काफ़ी अंतर है। देखिए एरोमेटिसिटी, अगर हम दोनों की एरोमेटिकता देखें तो फ्यूरैन का जो रेजोनेंस एनर्जी है वो 16 किलो कैलोरीज पर मोल है, जबकि थायोफीन का है 29 किलो कैलोरीज पर मोल। ये आपको पहले भी मैंने आपको बताया है, ये इन दोनों का रेजोनेंस एनर्जी है। तो आप देख सकते हैं दोनों के रेजोनेंस एनर्जी में, दोनों के अनुनादी ऊर्जा में काफ़ी अंतर है। जो ये इन दोनों के अनुनादी ऊर्जा में अंतर है वो इस चीज़ से भी इंडिकेट होती है या इंगित होती है, परिलक्षित होती है कि इनके बॉन्ड लेंथ्स देखिए आप किस प्रकार से हैं। आप देखें कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो छोटा होता है साइज़ में, और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जो है वो लंबा होता है। लेकिन जो 1.45 और 1.35 जो बॉन्ड लेंथ्स हैं, ये इसमें देखिए लगभग डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के नज़दीक हैं ये दोनों बॉन्ड लेंथ्स, जबकि थायोफीन में ये दोनों बॉन्ड लेंथ्स जो हैं काफ़ी अंतर में हैं डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से। यहाँ जो सिंगल बॉन्ड है सीसी सिंगल बॉन्ड 1.45 की जगह ये 1.42 है, जबकि आप देख सकते हैं कि फ्यूरैन में 1.44 है, जो कि सिंगल बॉन्ड के लंबाई के नज़दीक है। उसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो भी 1.35 है, जो कि डबल बॉन्ड से काफ़ी मिलता जुलता है। जबकि आप इन बॉन्ड लेंथ की तुलना अगर यहाँ से करें तो यहाँ पर ये जो सिंगल बॉन्ड है वो सिकुड़ा हुआ है या कॉन्ट्रैक्टेड है, उसकी बंध की लंबाई जो है वो छोटी है, यानी सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड के करीब है यहाँ पर, और ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड के तरफ झुकता हुआ उसका बॉन्ड लेंथ है, जिससे ये साबित होता है कि थायोफीन में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में जो अंतर है वो कम है, जबकि फ्यूरैन में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का अंतर अधिक है, जिससे ये साबित होता है कि यहाँ पर जो है रेजोनेंस इसमें कम है और इसके अंदर रेजोनेंस ज़्यादा है। इसका कारण इससे पहले भी मैंने आपको वीडियोस में बताया था, वो ये कि थायोफीन में जो सल्फ़र है, अनुनाद की वजह से जो एटम के सल्फ़र एटम या हेट्रो एटम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, सल्फ़र अपने बड़े आकार के कारण उस प्लस चार्ज को धारण करने में ज़्यादा सक्षम होता है, और जबकि ऑक्सीजन का जो साइज़ है वो छोटा है, इसलिए वो प्लस चार्ज को धारण उतनी आसानी से नहीं कर सकता। एक तो ये कारण, दूसरा कारण ये है कि जो सल्फ़र है उसके ऊपर एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी होता है, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर डी ऑर्बिटल नहीं होता। यहाँ डी ऑर्बिटल है और यहाँ डी ऑर्बिटल नहीं है फ्यूरैन में। तो थायोफीन में जबकि ऑक्सीजन और सल्फ़र दोनों ही एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, लेकिन इन दोनों में एक बेसिक अंतर ये है कि इसमें डी ऑर्बिटल है और इसमें फ्यूरैन में डी ऑर्बिटल नहीं है, जिसकी वजह से फ्यूरैन में एक्स्ट्रा रेजोनेंस के लिए एम्प्टी डी ऑर्बिटल रेजोनेंस को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, ज़्यादा बेहतर तरीके से करने के लिए फ्यूरैन में डी ऑर्बिटल नहीं है, जबकि थायोफीन में डी ऑर्बिटल की वजह से रेजोनेंस इसमें ज़्यादा या हाई है। और वो इस बात से नज़र आता है कि जो इसका फ्यूरैन जो थायोफीन का जो रेजोनेंस एनर्जी है वो है 29 किलो कैलोरीज पर मोल, जबकि फ्यूरैन का जो रेजोनेंस एनर्जी है वो 16 किलो कैलोरीज पर मोल है। तो इन दोनों की अनुनादी ऊर्जा में भी काफ़ी अंतर है, जिससे उनके स्थायित्व में अंतर है, जिससे हम ये कह सकते हैं ये है मोर स्टेबल, ये अधिक स्टेबल है, और जबकि फ्यूरैन जो है वो लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल यानी अधिक क्रियाशील, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है फ्यूरैन थायोफीन के कंपैरिजन में। तो जो स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लेंथ है, उससे हमें रेजोनेंस के अधिक या कम होने की पूरी इंडिकेशन हमें आराम से मिलती है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हमने एनएमआर पढ़ा हुआ है, इससे पहले हमने यूनिट एक एनएमआर का कंप्लीट किया हुआ है। और एनएमआर में जो है आप देखें कि जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स होते हैं वो 6.5 से लेकर 8 के आसपास डेल तक, 6.5 से 8 डेल तक इसका जो सिग्नल एरोमेटिक प्रोटॉन का आता है। हमें मालूम है कि हेट्रोसाइक्लिक यौगिक, 5 सदस्यीय हेट्रोसाइक्लिक यौगिक, चाहे वो फ्यूरान हो चाहे वो थायोफीन हो, दोनों के दोनों एरोमेटिक हैं, इसीलिए उनके प्रोटॉन्स भी एरोमेटिक प्रोटॉन्स की तरह एनएमआर में संकेत प्रदान करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि जो फ्यूरान के प्रोटॉन्स हैं वो 6.33 और यहाँ पर जो है 7.44 डेल में सिग्नल दे रहे हैं। उसके कंपैरिजन में जो थायोफीन के दोनों सिग्नल्स हैं वो हाई वैल्यू या दोनों के वैल्यूज़ पास पास हैं, इन दोनों के वैल्यू में अंतर है। तो ये इसलिए है क्योंकि इनकी एरोमेटिकता अलग अलग है। हमने अभी अभी पढ़ा कि थायोफीन की एरोमेटिकता फ्यूरान से ज़्यादा है, तो इसीलिए वही चीज़ जो है यहाँ पर भी परिलक्षित हो रही है उनके वैल्यूज़ से। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पे है फ्यूरान के जो स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं। जो यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर में दिखा रहे हैं कि डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स का है। इस स्ट्रक्चर में नंबरिंग दिखाया गया है और नीचे के दो ये है मॉलिक्यूलर मॉडल कि सारे एटम्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। इसमें जो लाल रंग का जो एटम है ये ऑक्सीजन को शो कर रहा है और ये जो एटम्स हैं ये चारों के चारों ये कार्बन है और ये जो वाइट से दिखाया गया है ये हाइड्रोजन है। तो इस तरह से एक्चुअल जो मॉलिक्यूल है वो फ्यूरान का होता है, लेकिन जब उसको मॉडल की सहायता से और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वगैरह दिखाना चाहते हैं और प्लानरिटी दिखाना चाहते हैं तो ये मॉडल है फ्यूरान का, जिसमें कि साफ साफ दिख रहा है कि ये एक समतलीय या प्लानर मॉलिक्यूल है। एरोमेटिसिटी देखते हैं। एरोमेटिकता, अभी हम एरोमेटिकता के बारे में और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। फ्यूरान में हम जानते ही हैं, देखा है हमने मॉडल में कि 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और ये जो फ्यूरान की संरचना है वो प्लानर या समतलीय संरचना है और एक 5 सदस्यीय रिंग है। इसके अलावा जो है एरोमेटिसिटी या के लिए इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना ज़रूरी है, जिसके लिए रेजोनेंस होना ज़रूरी होता है और रेजोनेंस के लिए एकांतरीय या संयुग्मित या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। फ्यूरान की जो हमने संरचना देखी है उसमें हमने देखा है कि फ्यूरान के अंदर जो है वो एकांतरीय या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, तो ये अनुनाद शो कर सकता है। आप ये देखें कि जो प्रत्येक जो कार्बन है और प्रत्येक एटम जो है फ्यूरान के वलय में, उसके पास एक एक के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड या असंकरित पी ऑर्बिटल प्रत्येक एटम के पास है, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो कार्बन हो। और वो सारे जो ऑर्बिटल्स हैं पी ऑर्बिटल्स वो वलय के तल के परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पे स्थित है और ये उसी तरह से संरचना है जैसे कि बेंजीन की संरचना होती है। बेंजीन के 6 कार्बन एक तल पर होते हैं और उनके ऊपर जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होता है हर एक के ऊपर होता है और वो तल के परपेंडिकुलर, बेंजीन के वलय के तल के परपेंडिकुलर होता है। उसी तरह से फ्यूरान के वलय के भी परपेंडिकुलर सारे ये पी ऑर्बिटल्स होते हैं और ये पी ऑर्बिटल्स जो हैं आपस में ये ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापन करते हैं और एक वलय के, फ्यूरान के वलय के ऊपर और फ्यूरान के वलय के नीचे, जैसे ये फ्यूरान का वलय है, फ्यूरान के वलय के ऊपर और फ्यूरान के वलय के नीचे पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ये देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और वलय के नीचे इस प्रकार से होता है। ये ठीक उसी तरह से जैसे बेंजीन में भी बेंजीन वलय के ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। इसके अलावा जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है फ्यूरान के वलय में वो 6p इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 उनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन से आते हैं, एक एक कार्बन पर एक एक पी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आपस में पाई बॉन्ड ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन से आते हैं, जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे। तो ये 4 और 2 मिलाकर 6 ऑर्बिटल्स, 6
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्यूरान के अंदर, जो कि हकल रूल को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस प्रकार से जो है जो फ्यूरान है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक एरोमेटिक यौगिक है। आइए देखते हैं इसकी एरोमेटिसिटी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनाया हुआ है। देखिए एकांतरीय या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है फ्यूरान के ऊपर, और हर कार्बन के ऊपर एक एक पी ऑर्बिटल है, ये दिख रहे हैं आप। उसके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन है जो वलय के ऊपर और नीचे ये लोब्स पड़े हुए हैं। इसके बाद सारे जो कार्बन एटम हैं ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये 4 कार्बन एटम्स, और इनके ये आपस में बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड sp2 और sp2 और sp2 के ओवरलैप से बनता है एक सिग्मा बॉन्ड, और इसी तरह से p और p के ओवरलैप के द्वारा बनता है पाई बॉन्ड। तो आप ये देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और उसके इस तरह से पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा बनता है। और आप देख सकते हैं ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के ऊपर अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म और p के ऊपर भी अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है। कुल मिलाकर ये जो p है वो पूरे उसके लिए क्या कहते हैं, रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी के लिए रेजोनेंस के द्वारा विस्थापित होता है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 3 4 5 और 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिसिटी प्रदान करते हैं हकल्स रूल के द्वारा इस वलय को। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्यूरान के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनुनादी संरचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। जो ये फ्यूरान के पाई इलेक्ट्रॉन्स पी इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन बॉन्डेड पी इलेक्ट्रॉन्स है, वो यहाँ पर शिफ्ट हुए जिसकी वजह से यहाँ डबल बॉन्ड बना है। और फिर देखिए कि इस कार्बन पर क्योंकि 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो इसीलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि यहाँ एक नेगेटिव चार्ज एक बार, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज, यानी कुल मिला के वलय के चारों कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है। और ऑक्सीजन के ऊपर हर बार ये जो चार्ज दिख रहा है वो पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, बॉन्ड का मूवमेंट इस प्रकार से दिखाया है जो तीर के निशानों के द्वारा यहाँ दिखाया हुआ है। तो इस तरह से जो बॉन्ड्स हैं वो डिलोकलाइज होते हैं। देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में डिलोकलाइज होंगे तो यहाँ पाई बॉन्ड एक बन जाएगा, और यहाँ सिंगल बॉन्ड पहले था उसकी जगह यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया। देखिए सिंगल था, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया है। फिर यहाँ जो ये पाई है ये डिलोकलाइज हो जाएगा क्योंकि इस कार्बन पर 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये वही प्रक्रिया है जो इससे पहले भी हमने अपने स्लाइड्स में, इससे पहले वाले स्लाइड्स में देखा है। इस तरह से पूरे वलय में नेगेटिव चार्ज जो है वो डिलोकलाइज हो रहा है, और जो किस प्रकार से डिलोकलाइज हो रहा है वो इन तीर के निशानों के द्वारा जो है वो दिखाया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वलय के ऊपर जो है वो वलय के कार्बन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है आ गया है, जिससे कि और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है। वलय के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर है प्लस चार्ज, जिससे कि इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण वलय के कार्बन पर रिंग के कार्बन के ऊपर इजीली हो जाता है। तो फ्यूरान जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से प्रदर्शित कर सकता है। और हम जब इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे तो इस चीज़ को हम देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज जो इन्फॉर्मेशंस दी हैं वो आपको समझ में आई होंगी। इन्हें ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और इसी इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर हम आगे जो है नेक्स्ट क्लास में केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूरान पढ़ना चालू करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।